हाय गाइज, आप सभी का जीविका संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब हम सभी फिर से संधि की ओर प्रगति करेंगे। जो हमारी संधि चल रही थी उस संधि में हमने पढ़ लिया था हल। आज संधि हमारी पूरी हो गई थी। आज संधि के बाद हम चल रहे हैं अब हल संधि। हल संधि को भी हमने पढ़ाया था। स्तुत्व और जसत्व संधि हमने यहाँ पढ़ ली थी और अब हमारी चलेगी यहाँ जसत्व संधि। हल संधि की जसत्व संधि। जसत्व संधि। जसत्व संधि हमारी यहाँ चलेगी थोड़ी देर के। अब जसत्व संधि में हम पढ़ेंगे कि जसत्व संधि का सूत्र क्या है। जसत्व संधि का सूत्र है जलाम जसो अन्ते। जलाम जसो अन्ते। जलाम जसो अन्ते इसका सूत्र है। इसको हमने दो भागों में बांटा और दो भागों में हम अलग अलग प्रथम भाग और द्वितीय भाग के माध्यम से इस जसत्व संधि को समझेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रथम भाग। प्रथम भाग। प्रथम भाग में पढ़ेंगे जब वर्ग के प्रथम वर्ण। अब दोस्तों वर्ग के जो यहाँ हमारी संधि में जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में होते हैं कौन कौन से। जब वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं। क च ट त प। ये 5 वर्ण होते हैं। 5 ये वर्ग कहलाते हैं। ये पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण है क च ट त प। क च ट त प के बाद घोष वर्ण। घोष वर्ण। अब घोष वर्ण में क्या क्या आते हैं वो हम जानेंगे अभी थोड़ी देर। अब घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये न म। ये मतलब कि पंचम वर्ण है। ये 5 वर्ण है। ये कौन से वर्ण है। पंचम वर्ण। अब ये पंचम वर्ण घोष वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं। घोष वर्ण। और य व र ल है को छोड़कर कोई भी व्यंजन या स्वर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जब वर्ग के प्रथम वर्ण 5 वर्ग होते हैं। यहाँ देख लीजिए आप क च ट त और प। ये 5 वर्ग हैं। क्या है। ये 5 वर्ग हैं।
अब इनमें भी आप 5 वर्ण होते हैं, तो ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ये, ठ, ड, ढ, ण, थ, द, ध, न, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्गों के हमने, ये वर्ग है, प्रथम वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 वर्ग। कितने वर्ग है? 5। अब 5 वर्गों के कै च ट त प हमारे प्लस से पहले इनमें से कै च ट त प इनमें से अगर कोई वर्ण है यहाँ, और उसके बाद ये वर्णों को छोड़ना पड़ेगा, ये वर्ण नहीं आने चाहिए। क्रॉस य, व, र, ल, है, 5 वर्ण ये भी नहीं आने चाहिए। क्रॉस ऐसे करके ये टोटल कितने हो गए? 10 वर्ण। ये क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। अब ये घोष वर्ण नहीं आने चाहिए। इनके अलावा कोई सा भी स्वर होते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, इनमें से कोई सा भी स्वर कोई सा भी आए, या फिर इनको छोड़ करके कोई सा भी व्यंजन आए, तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। अब तीसरा वर्ण में क्या होते हैं? तीसरा वर्ण में ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरे वर्ण में गजड़ दब हो जाता है। यानी आप देख लीजिए, ये तीसरे वर्ण है। देखिए ग, ज, ड, द, ब, इनमें देखेंगे तो आप इसको लगाओ 1, 2, 3, 4, 5। ये 5वें वर्ण है, नासिका से बोले जाते हैं। ये चौथे वर्ण है गजड़धब, और ये तीसरे वर्ण है गजड़दब, और ये दूसरा वर्ण है खरवर्ण कहलाते हैं। पहला और दूसरा वर्ण खरवर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये आएंगे। तो कै च ट त प के बाद, यानी जब वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद घोष वर्ण यम गण नम यर लव है को छोड़कर कोई भी व्यंजन या स्वर आए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गजड़दब हो जाता है। उसे जसत्व संधि कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, हमने लिख दिया यहाँ कि उदाहरण लिख दिया, जैसे जगदीश, जगदीश। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 2 शब्द है इसमें, एक तो ईश शब्द है और एक जगत है। तो हम संधि विच्छेद करेंगे, जगत प्लस ईश। अब यहां देखिए दोस्तों, तय आया है तो तय ये रहा, उसके बाद स्वर आया है तो ये तय अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तय का, ये तय क्या लाइन रही, तय का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? तय, थ, द, ये तीसरे वर्ण है। तो तय का द हुआ, द भी हलंत होगा, आगे से ही मिलेगा, जगदीश शब्द हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। यहाँ ट आया है तो ट का देखो, ट का तीसरा वर्ण क्या है? ड। तो यहाँ पर ट का क्या हो जाएगा? इस ट का ड हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा स, ट का ड बनेगा तो ड आधा हो जाएगा, लेकिन आ मिलेगा, डा हो जाएगा। नन को ऐसे कैसे लगा दो इसके साथ, तो ये हो गया हमारा सड़ानन। हमने लिख दिया अप प्लस ज, अप प्लस ज। यहाँ देखिए प आया है, ये रहा प। प का तीसरा वर्ण क्या है? ब। तो इस प का क्या हो जाएगा? ब। प का ब करेंगे, प आता, ब भी आता, ज का ज। स्वर आता तो ब में मिल जाता, ब पूरा हो जाता, लेकिन आगे क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये ब आधा का आधा रहा, अब ज हो गया।
चित्त प्लस आनंद बराबर तय आया, तय का तीसरा वर्ण द, तो तय का द आ मिलेगा चिदानंद। हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए जैसे कब्जे, कब्जे का बनेगा कप प्लस जे, अब्जे, कब्जे। और देखिए अजंतय, अजंतय का संधिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच प्लस अंतय, अच प्लस अंतय, इसका अर्थ होता है अजंतय। तो प्रथम भाग में हमने क्या पढ़ा? जब वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद घोष वर्ण यम गण नम ये वरल है, यानी इन 10 घोष वर्णों को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो जो पूर्व वाला है वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गजड़ दब हो जाता है। तो हमने ग का बना दिया, जैसे ग का और देखो आपके समझ में आ जाएगा। हमने लिख दिया वागदानम, वागदानम, इसका संधिच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक प्लस दानम। अब वाक का तीसरा वर्ण क्या होगा? क का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो हो जाएगा वागदानम, वागदानम शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये जसत्व संधि का प्रथम भाग हो गया। आशा करते हैं आपके जरूर समझ में आया होगा। इतना ही ध्यान रखना है कि क च ट त प यानी प्रथम वर्ण आए वर्ग के और उसके बाद ये वर्ण नहीं आए, यमगणनम पांचवें वर्ण ये रलव है, इनको छोड़कर कोई सा भी स्वर या व्यंजन आएगा तो पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरे वर्ण में आते हैं गजड़ दब। तो हमने यहाँ लिखा जगदीश, जगदीश का संधिच्छेद होता है जगत प्लस ईस। अपजय लिखा अप प्लस जय अपजय। सट प्लस आनंद है सड़ानन है। चित्त प्लस आनंद है चिदानंद है। कप प्लस जय कब्जय। अच प्लस अंत है अजंत है। वाक प्लस दानम वागदानम। तो इस प्रकार से हमारी ये जसत्व संधि का प्रथम भाग हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय भाग। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में भी हम क्या पढ़ेंगे? देखो दोस्तों, द्वितीय भाग में भी सीधा है बिल्कुल। द्वितीय भाग, द्वितीय भाग की परिभाषा क्या है? जब किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आए तो पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी प्लस के निशान से पहले भी चौथा वर्ण होना चाहिए और उसके बाद भी चौथा वर्ण होना चाहिए वर्ग का। चाहे अलग अलग वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन होना चौथा वर्ण चाहिए दोनों तरफ ही। और चौथे वर्ण में क्या आते हैं? घ, झ, ढ, ध, भ, ये आते हैं हमारे वर्ग के चौथे वर्ण। कौन से है ये? वर्ग का चौथा वर्ण, ये वर्ग के चौथे वर्ण है।
और इनको बदलेंगे कौन से में, तीसरे वर्ण में। तो तीसरे वर्ण मैंने पहले ही बता दिया, तीसरे वर्ण क्या क्या होते हैं, ग, ज, ड, द, ब। ये कौन से हो गए, तीसरे नंबर के वर्ण है, और ये चौथे नंबर के वर्ण है। ये वर्ण अपने ही वर्ग के, यदि ब आया तो ब हो जाएगा, द आया द हो जाएगा, ढ आया ड हो जाएगा, और झ आया ज हो जाएगा, घ आया तो ग हो जाएगा। तो हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया दुग्धम, क्या लिखा मैंने, दुग्धम। तो दुग्धम का संधिच्छेद क्या होगा, दुग्ध प्लस धम, दुग्ध प्लस धम। अब ये घ आया चौथा वर्ण है, कौन सा वर्ण है ये, चौथा वर्ण, और यहाँ भी कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण। ये चौथा वर्ण इधर भी क्या है, चौथा वर्ण है, और इधर भी क्या है, चौथा वर्ण है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का, ये कौन से वर्ग में है, क वर्ग में, क, ख, ग, घ। तो ये कौन से वर्ग में है, चौथे वर्ग, यानी कि क वर्ग का चौथा वर्ण है, और इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, क, ख, ग। तो तीसरा वर्ण क्या हो गया, ग। घ का तीसरा वर्ण, ये चौथा आया वर्ण घ, घ का तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग। तो हमारा यहाँ घ का क्या हुआ, ग। दुग्धम, दुग्धम क्या हुआ, दुग्धम। जैसे हमने लिखा लब्ध है, क्या लिखा हमने, लब्ध है। लब्ध का संधिच्छेद क्या होगा, लभ प्लस ध। अब आप देख लीजिए, भ आया चौथा वर्ण, प, फ, ब और भ चौथा वर्ण, और त, थ, द, ध चौथा वर्ण। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो प, फ, ब तीसरा वर्ण है, इसलिए लब्ध हुआ है यहाँ। और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो है अगला उदाहरण में समझेंगे, क्षुब्ध है। अगला उदाहरण क्या है, क्षुब्ध है। अब इसका भी वही हो जाएगा, क्षुभ प्लस ध। इसमें भी भ चौथा वर्ण, भ हो गया तीसरा वर्ण। और अगला उदाहरण से और समझ लीजिए। अगला उदाहरण जैसे हमने लिख दिया सिद्धि, सिद्धि का भी क्या होगा, सिद्ध प्लस धी। अब ये द है, द का तीसरा वर्ण क्या हो रहा है यहाँ, द। तो ये द रहा, और ये द का द रहा, सिद्धि। जैसे रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि का क्या बनेगा, रिद्ध प्लस धी। और फिर हमने लिख दिया बुद्धि, बुद्धि का क्या बनेगा, बुद्ध प्लस धी। ऐसे हमारे उदाहरण हैं, और ऐसे इस प्रकार से ये जसत्व संधि का द्वितीय भाग है। यानी कि चौथे वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए तो पूर्व वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गजड़ दम में परिवर्तित हो जाता है, उसे जसत्व संधि कहते हैं द्वितीय भाग के अंदर। तो हमने पढ़ लिया, दुग्धम का संधिच्छेद दुग प्लस धम, लब्ध का संधिच्छेद लब प्लस ध, क्षुब्ध का संधिच्छेद क्षुभ प्लस ध, सिद्धि का संधिच्छेद सिद्ध प्लस धी, रिद्धि का संधिच्छेद रिद्ध प्लस धी, और बुद्धि का संधिच्छेद बुद्ध प्लस धी। अब नेक्स्ट अगली चलती है हमारे जसत्व संधि कंप्लीट। और अब आते हैं हम अब अगले उस पे आ जाते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, इसमें क्या होता है, अनुस्वार होता है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है उसको। और इसका सूत्र है
मो अनुस्वार। मो अनुस्वार का अर्थ होता है मैं के स्थान पर अनुस्वार। तो हम लिखेंगे जब पद के अंत में मैं, पद के अंत में मैं हो तथा उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। तथा स्वर आने पर मैं में मिल जाता है। यदि स्वर आएगा तो मैं में मिल जाएगा, यदि मैं के बाद व्यंजन आएगा तो वो अनुस्वार हो जाएगा। तो हमने यहां लिख दिया जैसे शिवम प्लस वंदे। क्या है ये? शिवम प्लस वंदे। अब यहाँ शिवम है, मैं आ गया, पद के अंत में मैं है, उसके बाद व्यंजन वर्ण है, तो ये मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और शब्द हमारा ऐसे कैसे बोलेगा, ऐसे कैसे उच्चारण वही रहेगा, लेकिन केवल मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और वंदे ऐसे कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया हरिम प्लस वंदे, पाठम प्लस पठ, पाठम पठ, गृहम गच्छ, सत्यम प्लस वद। और हमने लिख दिया लक्ष्मी प्लस एव। अब इनका बनाएंगे तो हरीम प्लस वंदे, ऐसे कैसे बन जाएगा? हरीम, ये बिंदी चली जाएगी ऊपर, प्लस वंदे। और पाठम पठ का क्या हो जाएगा? पाठम पठ। और इसका ग्रहम गच्छ, और इसका हो जाएगा सत्यम वद। और इसका मिलाएंगे तो ये मैं में मिल जाएगा और शब्द हो जाएगा हमारा लक्ष्मी मेव। ये ए उसी में मिल गया, लक्ष्मी मेव, यानी मैं में ए मिलेगा, मे हो गया, वह लक्ष्मी मेव हो गया। तो इस प्रकार से हमारी ये अनुस्वार संधि हो गई। जब पद के अंत में मैं हो तथा उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, तथा स्वर आने पर मैं में मिल जाता है। जैसे शिवम प्लस वंदे, शिवम वंदे, इस प्रकार संधि पद होगा, इस प्रकार संधि विच्छेद होगा। जब दो वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो संधि विच्छेद, जब दोनों पदों को एक कर लिया जाए तो संधि पद बन जाता है। तो आशा करते हैं आपके आ गया होगा समझ में अनुस्वार संधि। तो आपके समझ में आ रहा है दोस्तों?
अब आते हैं हम चरत्व संधि। चरत्व संधि में क्या है, इसका सूत्र है खरीच। सूत्र क्या है इसका, खरीच सूत्र है इसका, खरीच। अब हम पढ़ेंगे, जब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के श के बाद वर्ग खरवर्ण, खरवर्णों में मैंने बताए थे आपको, पहला और दूसरा वर्ण खरवर्ण होते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण खरवर्ण होते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये क्या है, खरवर्ण है। बाद खरवर्ण पहला दूसरा, श आए तो पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प हो जाता है, उसे चतुर्थ संधि कहते हैं। अब चतुर्थ संधि में क्या है, देखिए, ये पूरा 10वीं और 12वीं के हिसाब से भी है, और आपसे बस एक ही वो है, अगर हमारा चैनल YouTube पर जो कि जीविका संस्कृत क्लासेज के नाम से चल रहा है, और हम अपने ज्ञान को जो है उतने ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप उसमें इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लग रहा है, रुचि है पढ़ने में, आप पढ़े, बच्चों के लिए है, पढ़ने वालों के लिए है, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो 10वीं 12वीं 8वीं से लेकर 12वीं तक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में भी संधि का चैप्टर ऐसे कैसे है। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा, और इसमें आए हुए सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और शेयर करें। जो नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो कमी है मेरे अंदर, उसको आप कमेंट के ज़रिए बताएं, अवश्य सुधार करूँगा। अब आते हैं हम चतुर्थ संधि कहते हैं। अब चतुर्थ संधि कहते हैं तो यहाँ देखिए, जैसे हमने लिख दिया सत्कार्य, क्या लिख दिया हमने, सत्कार्य। सत्कार्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सद प्लस कार्य। अब इसमें देखिए आप, द आया है, कौन सा है, द, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ तीसरा वर्ण आया है, तीसरा आ गया। अब इसके बाद क्या कहा है मैंने, वर्ग का पहला, दूसरा, तो क का पहला ही वर्ण है, क, ख, च, छ, ट, ठ आना चाहिए, तो क आ गया। तो ये द अपने वर्ग का पहला वर्ण, द का पहला वर्ण क्या है, त, थ, द, तो द का पहला वर्ण क्या हो गया, त, द आधा, तो त भी क्या हो गया, आधा। जैसे हमने लिख दिया उत्पन्न, उत्पन्न, इसका भी हो जाएगा उद प्लस पन्न। अब ये भी देख लीजिए आप, प आया है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ये भी आया है तो
इस प्रकार से हमारी जो संधि थी चतुर्व वो ये हो गई आपके सामने। और आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जीविका संस्कृत क्लासेज जो चैनल है उसको पूरे यूट्यूब पर धमाल के रूप में मचाएं ताकि लोग जाने कि संस्कृत भी कोई भाषा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए और वॉच जरूर कीजिए इसको पढ़ना। कल अगले वीडियोज में हम जो विसर्ग संधि का चैप्टर है विसर्ग संधि का भी समझाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।